बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, उसका हम आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ। तो उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन ने 3 लॉज इंट्रोड्यूस करवाए हैं इस चैप्टर के मुताबिक। तो फिलहाल हम फर्स्ट लॉ को पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब फर्स्ट लॉ जो है ये बहुत सिंपल है, बड़ी सादा सी बात की है न्यूटन ने, इसको समझना भी बहुत आसान है। अगर हम पहले सिंपल वर्डिंग में इसको देखें तो हमारे पास कोई भी बॉडी है, एक अगर टेबल के ऊपर ग्लास पड़ा है, बुक पड़ी है, तो सिंपल सी बात है वो पड़ी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई आप फोर्स नहीं लगाते। फोर्स लगाएंगे तो फिर वो हरकत में आ जाएगी। सिंपल सी बात है, उसको हम डिस्प्लेस भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर है। तो न्यूटन भी कुछ यही वर्ड यूज़ कर रहा है। न्यूटन कहता है कि अगर एक जिस्म रेस्ट में पड़ा है तो पड़ा रहेगा, और अगर हरकत कर रहा है तो करता रहेगा, बशर्ते उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो। अगर एक बॉडी रेस्ट में पड़ी है तो पड़ी रहेगी। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अगर रेस्ट में पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी। और अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस या अनटिल एक्टेड अपॉन बाय सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 9th क्लास की बुक्स के नहीं है, ये एक्चुअली थोड़ा हायर है, लेकिन वर्ड्स बहुत सिंपल हैं। 9th क्लास में जो उसने वर्ड यूज़ किए हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े हट गए हैं, लेकिन ये जो मैं स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ ये भी न्यूटन की है, लेकिन ये थोड़ी हायर बुक से मैंने ली है। डेफिनेशन बहुत इजी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आएगी। इसमें न्यूटन कहता है कि अगर जिस्म रेस्ट में पड़ा है तो पड़ा रहेगा, हरकत कर रहा है तो करता रहेगा। अब अगर रेस्ट में पड़ा है वो तो सिंपल सी बात है, वो तो हकीकत हमारी समझ में भी आ जाता है कि अगर रेस्ट में पड़ा है तो उसने पड़ा रहना है जब तक कि हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगा के उसको हरकत में नहीं लाते। अच्छा, दूसरी बात जो उसने की है, अगर कहता है जी एक जिस्म मूव कर रहा है तो वो करता रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम है हमारे पास। अब सिंपल पेंडुलम जो है ये क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी वस्ती पोजीशन के आगे और पीछे ये वाइब्रेट करता है। अब न्यूटन कहता है जी एक बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है वो करती रहेगी, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो मोमेंटम है यहाँ पे, जो हमारा सिंपल पेंडुलम है, वो वाइब्रेट करता नहीं रहता, वो आस्ता आस्ता रुक जाता है। लेकिन वहाँ पे न्यूटन की शर्त भी लागू होती है कि जब तक उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती। जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो बज़ाहिर तो उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करती, लेकिन अगर हम देखें थोड़ा डीपली जाएँ तो यहाँ पर एक एयर रेजिस्टेंस है, हवा की मज़ाहमत है, दूसरा ग्रेविटी है जो कि इस धाती गोले को, इस सॉलिड बॉक्स को अपनी जानिब नीचे को ट्रैक्ट कर रही है, जो कि उसकी मोशन को आस्ता आस्ता डैम्प्ड कर देती है, स्लो कर देती है, रोक देती है, जिस वजह से यह आस्ता आस्ता रुक जाता है। एक्सटर्नल फोर्स बहुत बड़ी भी हो सकती है और वो बज़ाहिर इतनी छोटी भी हो सकती है कि हम उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते। तो फोर्स एक्ट करेगी तो कोई बॉडी जो है वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन से डिस्टर्ब होकर रेस्ट में आएगी, और अगर एक बॉडी रेस्ट में पड़ी है तो वहाँ से वो डिस्टर्ब होकर मोशन में तब आएगी जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे। तो यही वर्ड सिंपल से यूज़ किए हैं न्यूटन ने। न्यूटन कहता है जी बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस या अनटिल एक्टेड अपॉन बाय सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। रेस्ट में पड़ा रहेगा, हरकत कर रहा है, करता रहेगा जब तक या बशर्ते उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। कभी कभी पेपरों में इस तरह का सवाल आता है कि वो कहते हैं डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी ये लॉ ऑफ इनर्शिया पता नहीं क्या है। एक्चुअली फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये बात बच्चों आपने अपने माइंड में सेट कर लेनी है और पेपर में जाके आपने ये भूलना नहीं है कि फर्स्ट लॉ जो होता है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। अब न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि जब किसी जिस्म के ऊपर फोर्स अमल करती है, फोर्स अमल करेगी तो फोर्स की ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा।
व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब किसी भी जिस्म के ऊपर फोर्स अमल करती है तो फोर्स की ही सिमत में उसके अंदर असरा पैदा होता है। एक्सेलरेशन की जो टर्म है, ये जो वर्ड उसने यूज़ किया आपकी बुक पे एक्सेलरेशन, ये एक्चुअली एक इंग्लिश का वर्ड है। कभी कभी एग्जामिनर आपको, उर्दू मीडियम जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ कि कहते हैं टीचर आपको कि जब पेपर में सवाल आता है तो उसको उर्दू में भी पढ़े और इंग्लिश में भी पढ़ें, दोनों साइडों में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सवाल समझ आ जाएगा। अब वर्ड जो एक्सेलरेशन है वो इंग्लिश का वर्ड है, उर्दू में हम इसको कहते हैं असरा। उर्दू में हम इसको एक टर्म दे रहे हैं, उर्दू में हम इसको कहते हैं असरा। शायद आपने ये पहले ना सुना हो। असरा का मतलब भी एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन जो है, सॉरी, एक्चुअली एक इंग्लिश का वर्ड है। सही वर्ड जो उर्दू में हमने उसको दिया वो है जी असरा। तो खैर हम बात कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ की, कि जब कोई जिस्म उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो फोर्स की ही सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा बॉडी एक्सेलरेट करेगी, जितनी कम फोर्स लगाएंगे उतनी बॉडी कम एक्सेलरेट करेगी, कम मूव करेगी, करीब ही रहेगी। तो दूसरी बात करता है जी, एंड दैट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। यानी फोर्स अमल करेगी तो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होगा, और वो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द मास ऑफ द बॉडी। जिस्म के मास के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे हमने दो रिलेशन बना ली हैं, इन दोनों रिलेशंस को अब हम कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके यहाँ पे हम लिखेंगे जी A इज़ डायरेक्टली टू F एंड इनवर्सली टू M। अब हमने दोनों रिलेशंस को कंबाइन करके एक रिलेशन बना लिया है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब ये हमारे पास है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इस अलामत को जब हम हटाते हैं तो इक्वल का साइन भी आता है और एक कांस्टेंट भी आता है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं जी A इज़ इक्वल टू K F ओवर M। अब M यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास M A इज इक्वल टू आ जाएगा F। K यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू जो उसने दी हुई है वो है जी हमारे पास 1। K की वैल्यू 1 है, हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा M A इज इक्वल टू F। हम उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और F को पहले लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू M A, जो कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की फाइनल स्टेटमेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अमल करती है तो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन यानी असरा पैदा होता है, और वो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली और उस बॉडी के जिस्म के मास की जिसके ऊपर वो एक्ट कर रही है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों रिलेशन को हमने कंबाइन किया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट लगाया, उसके बाद मास इधर हो रहा था डिवाइड, दूसरी साइड पे ले जाके हमने उसको कर दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारे पास F इज इक्वल टू M A आ गया। K लगाना यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे फिलहाल K आएगा। उसके बाद हम K की वैल्यू पुट करेंगे 1, और 1 को लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशन हमारा बन जाएगा F इज इक्वल टू M A। उसको हमने रीअरेंज करके लिख लिया। उसके बाद आ जाता जी हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है जी? न्यूटन थर्ड लॉ भी सिर्फ बहुत ही सिंपल और 2 वर्ड्स का है, 2 लाइनों का है, जिसमें न्यूटन कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो मिकदार में मसावी और सिमत में मुखालिफ होता है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यूँ भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हमारी मर्ज़ी है, हम चाहे जिस तरह उसको मर्ज़ी डिफ़ाइन कर लें। न्यूटन थर्ड लॉ सिंपल सी बात है कि हम जब एक बॉल को दीवार की तरफ फेंकते हैं तो वो हमारा एक्शन होता है, दीवार उसको हमारी जानिब फेंक देती है तो उसका क्या हो जाता है जी? रिएक्शन हो जाता है। इसी बात को न्यूटन थर्ड लॉ में जो उसने एक्सप्लेन की है, यही बात ये आ रही है जी
चैप्टर नंबर 5 न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वहाँ पे भी इसका रिलेशन बताया गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। वह हम इंशाल्लाह जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो उसको भी डिटेल से देखेंगे। फिलहाल भैया बात कर रहे हैं जी, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में मसावी और सीमत में मुखालिफ। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक बॉल को आपने दीवार की तरफ फेंका है, वो आपका एक्शन था। अब दीवार ने बॉल को जब आपकी जानिब फेंका है तो उसका रिएक्शन था, और रिएक्शन ऑपोजिट होगी क्योंकि आपने बॉल को फेंका दीवार की तरफ और दीवार ने उसको फेंका है आपकी जानिब। अब आपकी चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है वहाँ पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो एक्शन किस पे होगा। बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो एक्शन किस पे होगा। ज़ाहिरी बात अगर हम देखें न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कुछ कहते हैं जी घोड़ा गाड़ी को आगे खींचेगा, गाड़ी घोड़े को पीछे खींचेगी, तो फिर इस तरह तो मोशन नहीं होगी ना, क्योंकि न्यूटन ने कहा है कि जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी मिकदार वो तो इक्वल है। अब जितनी फोर्स के साथ घोड़ा गाड़ी को आगे खींचेगा उतनी ही रफ्तार से या उतनी ही फोर्स से जो गाड़ी है घोड़े को पीछे खींचेगी, तो मोशन तो नहीं होगी। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कुछ यूँ बनता है कि घोड़ा एक्शन लगाता है ज़मीन पे। जिस तरह हम जब ज़मीन पे चलते हैं तो यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन आ जाती है। हम अपने पाँव से ज़मीन को पीछे की जानिब पुश कर रहे हैं और ज़मीन हमें आगे की जानिब पुल कर रही है। हम यूँ कह लेंगे हम ज़मीन को पीछे धकेल रहे हैं, ज़मीन हमें आगे को धकेल रही है। हम एक्शन कर रहे हैं पीछे को और ज़मीन रिएक्शन कर रही है हमें आगे को। और घोड़ा गाड़ी में भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। जब घोड़ा गाड़ी को खींच रहा होता है तो एक्चुअली वो गाड़ी को नहीं खींच रहा, वो एक्शन कर रहा है ज़मीन पे। अब जब ज़मीन पे वो एक्शन करेगा तो ज़मीन उसके ऊपर रिएक्शन करेगी, घोड़े को आगे धकेलेगी, और घोड़ा जब आगे जाएगा, अब गाड़ी चूँकि उसके साथ अटैच है तो वो भी आगे को मूव करेगी। ऐसा नहीं है बच्चों कि घोड़ा गाड़ी को खींचे और गाड़ी घोड़े को खींचे। अगर ऐसा हो तो फिर तो मोशन मुमकिन नहीं है। तो फिलहाल जी सिंपल सा हमारा न्यूटन थर्ड लॉ था, जिसमें न्यूटन ने कहा जी हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो मिकदार में बराबर मसावी लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। उम्मीद है जी आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।